जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। अंजलि सिंह, आकाश, रोनित, मनिक, शिवम, अमरजीत, शकील अहमद, नितिन, सत्यम यादव, प्रतिभा, मनीष चौधरी, शुभांगी, साहिल और प्यारे बच्चे। लगभग आपका 5-6 मिनट क्लास लेट शुरू हो पाई। ठीक है, हम डेली 10-10 पर इसको शुरू कर देते हैं, लेकिन आज आपका 5-6 मिनट लेट हुई कनेक्टिंग की वजह से। रियली सॉरी। अभी शुरू करते हैं प्यारे दोस्त हम लोग किसको, आपका मुगल वंश को। तो मुगल वंश में मैंने कल आपको पढ़ाया किसके बारे में, आपका बाबर किस तरह से भारत में आया। बाबर के बाद में हुमायूं का क्या अभियान रहा, हुमायूं के जीवन के बारे में हमने जाना। कल का रिवीजन है तो एक बार थम्स अप करिए कि हाँ भैया हम हर रोज रिवीजन करते हैं। जैसा हमने पहले दिन वादा किया था कि हम अगली क्लास में आएंगे तो पिछली का रिवीजन करके आएंगे। और हमेशा हर छात्र को मैं कहता हूँ कि एक क्रम से, जो दोस्त बीच बीच में ज्वाइन होते हैं वो क्रम से इतिहास को पढ़िए, तभी समझ में आता है। ठीक है, आगे आएंगे। अकबर। अकबर किसका पुत्र है बताएंगे अब एक बार। अकबर हुमायूं का बेटा था। गद्दी पर आता है। अकबर का जन्म हुआ था आपका 1542 में। इसके बचपन का नाम है जलाल। जलाल। और इसको अर्श आशियानी यानी आसमान की चमक ये जहांगीर ने कहा, यानी इसके बेटे ने कहा। बाद में जहांगीर ने अपने समय पर कहा। ये मत कह देना जी ये पैदा होते ही जहांगीर कहाँ से आ गया इसके। जहांगीर ने जब अकबर बूढ़ा था तब उसको कहा है, जहांगीर ने कहा। ठीक है, ये दो नाम है यानी कि अकबर के। ठीक है। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 है मित्र। और सबसे बड़ा शासनकाल किसका है मुगल में, सबसे बड़ा शासनकाल आपका अकबर का ही है। ये बात मित्र आपको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा शासनकाल, सबसे बड़ा शासनकाल किसका है, आपका अकबर का है। ठीक है। अकबर के पालन पोषण की बात करते हैं तो ये सुल्तान बेगम ने किया है, जो अस्करी की पत्नी है। कौन है, अस्करी। अस्करी कौन है जरा बताएंगे। याद है हुमायूं के भाई अस्करी, कामरान, हिलदाल और हुमायूं, ये कौन थे, ये बाबर के 4 पुत्र थे। यानी अस्करी जो है ये हुमायूं का भाई है और अकबर का चाचा है। दोस्त जो आपका अकबर है, अकबर का जो बचपन है, जैसे हुमायूं का जीवन भागदौड़ में बीता, अकबर जब छोटा है तब भी भागदौड़ में बीता उसका जीवन भी। क्योंकि पिता का ही जीवन स्थायी नहीं है तो बच्चे का जीवन कैसे स्थायी हो सकता है। तो अकबर भी भागा फिरता रहा। और आपका इसके भाई इसकी जान के दुश्मन रहे, इसके हुमायूं के। तो वो हुमायूं पर बार बार आक्रमण करते तो अकबर को लेकर के भागना पड़ता। एक बार तो अकबर किले में ही रह गया आपका सिंध क्षेत्र में। तो अकबर के भाई अस्करी ने इसका अपहरण कर लिया। चाचा ने यह अपहरण कर लिया कि दबाव बनाएंगे हुमायूं के ऊपर, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे और हुमायूं को कहेंगे कि भाई अब तुझे हमारे अधीन आके काम करना होगा। लेकिन अस्करी की जो पत्नी थी उसको अकबर छोटा बच्चा पसंद आ जाता है, तो वही इसका पालन पोषण फिर करती है। ठीक है, क्या बोलेंगे, वही इसका पालन पोषण करती है। तो इसका पालन पोषण किसने किया, अस्करी की पत्नी सुल्तान बेगम ने किया। बाबर की बहन ने भी इसका पालन पोषण किया। बाबर की बहन का नाम है, बाबर कौन है जानते हैं ना। अकबर का पिता कौन है, हुमायूं। और हुमायूं का पिता कौन था आपका, हुमायूं का पिता कौन था, बाबर। H फॉर हुमायूं, B फॉर बाबर। तो आप कहेंगे अकबर का दादा है बाबर। तो उसके दादा की बहन है कौन, खानजदा बेगम। एक दाहिमा अनगा ने इसका पालन पोषण किया है। यहां पर दाहिमा वर्ड को आपको देखना होगा। बच्चे प्राचीन समय में क्या रहा कि दाई माँ नियुक्त की गई। दाई माँ उन महिलाओं को कहते थे कि इनका जो ब्लड है, इनका जो रक्त संबंध है वह किसी निर्भीक घराने से रहा है। तो जो शासक होते थे वो एक बड़ी राशि देकर के स्तनपान कराते थे। यानी कि एक माना जाता था कि जो बच्चा है उसके अंदर माँ के दूध जो होता है उससे गुण आते हैं और वह गुण जो है ट्रांसफर होते हैं। यानी कोई निर्भीक माँ यदि है और स्तनपान यदि बच्चे को ऐसी किसी वीरांगना महिला का कराया जाए तो बच्चे के अंदर भी क्या होता है, एक ताकत और निर्भीक होने के गुण पैदा होते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे। तो दाई माँ कौन है आपका, क्या बोलोगे, दाई माँ आपका क्या बोलेंगे, अनगा। अनगा नाम है इसका। अकबर की पहली शादी हुई 1551 में। कब, 1551 में। कितने साल का भाई साहब, 9 साल के की शादी होगी, पहले होती थी। रुकैया बेगम, ठीक है। दरबार में मुख्य मुख्य बहुत बड़े बोलते हैं ना कि आपका सबसे बड़ी बेगम का स्तर जो था वो अकबर के समय पर रुकैया बेगम का ही था।
ठीक है, रुकैया बेगम का ही था। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि जोधाबाई से भी शादी की, लेकिन सबसे बड़ा दर्जा किसका है? मल्लिका ये जहाँ कहते थे, मल्लिका ये जहाँ रुकैया बेगम है। और ये कौन है? ये अकबर के चाचा की लड़की थी, यानी कि ये हिंदाल की बेटी है। अकबर का चाचा जानते हो ना, हिंदाल है, तो हिंदाल की बेटी है। तो अकबर की शादी उसके चाचा ही की बेटी से हुई, रुकैया बेगम से। ठीक है, वो दिक्कत बोलेंगे एक बार। सर दक्षिण भारत नहीं पढ़ा, दक्षिण भारत अभी पढ़ेंगे दोस्त, दक्षिण भारत अभी पढ़ेंगे आपका। दक्षिण भारत पहले उत्तर भारत को पढ़ लीजिए, तब दक्षिण भारत पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे? अकबर ने पहली शादी किससे की? रुकैया बेगम से, अपनी चचेरी बहन से शादी की, चचेरी बहन से शादी की। 1555 के सरहिंद के युद्ध में युवराज घोषित हुआ। 1555 में सरहिंद का युद्ध बताएंगे किस किस के बीच लड़ा गया था? कल मैंने आपको बताया, जिन बच्चों ने रिवीजन किया होगा, जो सिलेक्शन के दावेदार बच्चे हैं वो जानते होंगे कि भैया 1555 में हुमायूं वापस आया 15 साल के बाद में, और उसने संघर्ष किया दिल्ली को वापस पाने के लिए। तो सिकंदर शाह सूरी, जो सूरी वंश का शासक था, उसको हराया। अंतिम द्वितीय सम्राट था सूरी वंश का। और यहीं पर सरहिंद युद्ध जैसे ही जीता हुमायूं ने, तो अकबर को युवराज घोषित किया। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम है, जिसको मरियम मकानी के नाम से जाना जाता है। अकबर के 3 बेटे हैं, सलीम जिसको हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जहांगीर से, और गद्दी पर यही आएगा। एक था मुराद और दानियाल, ये शराब पी के मर जाएंगे दोनों। मतलब मरेगा तो जहांगीर भी शराब पी के ही, वो भी एक बोलते ना कि नशे की प्रवृत्ति का व्यक्ति था। लेकिन इसके ये 2 बेटे तो इसके सामने ही मर जाएंगे अकबर के, नशे की वजह से। किसकी वजह से? बोलेंगे एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलेंगे एक बार। अच्छा सर, तो धाय माँ स्तनपान, हाँ दूध पिलाती थी। बहुत शाबाश, वेरी गुड, बहुत शानदार अभिषेक। 1555 के सरहिंद के युद्ध में युवराज घोषित किया गया। माता हमीदा बानो बेगम, अकबर के 3 बेटे हैं, क्या बोलोगे? सलीम, मुराद और दानियाल। अकबर का शिक्षक है बच्चे अब्दुल लतीफ और सिराजी, 2 व्यक्ति हैं। दरअसल में आप सब लोग जानते होंगे अकबर अनपढ़ था, यानी उसको पहले भैया क्या पीएचडी की डिग्री मिलती थी व्यक्तियों को? क्या पहले कॉलेज की डिग्री मिलती थी? पहले कॉलेज की डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन शिक्षक आते थे सिखाने राजघरानों में। तो ऐसे ही अकबर का शिक्षक बुलाया गया। ईरानी विद्वान था, बहुत जाना माना विद्वान था अब्दुल लतीफ। उसको कहा गया कि वह अकबर को शिक्षा दीक्षा दे, अकबर को पढ़ाए। अकबर को पढ़ाने की तो कोशिश की गई, लेकिन अकबर की बुद्धि ठप थी, अकबर की बुद्धि में कुछ ना आया। तो अब्दुल लतीफ ने भी हाथ जोड़ लिए, भाई साहब इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊंगा। कोई कोई बच्चा होता ही ऐसा है, मूड बुद्धि जिसको कह देते हैं, ठीक है, जड़ बुद्धि कह देते हैं। जैसे आइंस्टीन को मना कर दिया था उसके स्कूल वालों ने कि जिसको नहीं पढ़ा पाएंगे, जड़ बुद्धि है। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को ऐसा समझ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अकबर भैया कहते हैं कि ज्ञान बहुत था उसको। तो अकबर ने मेरे दोस्त जीवन में ये प्रयास किया, और तुम भी सीखना इस बात को। अकबर एक बात समझ गया कि शिक्षा का और सीखने का बहुत महत्व है। मैं खुद नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं पढ़ने वालों को तो अपने पास रख सकता हूं। वो बोल के तो कुछ सुना सकते, मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकता हूं। और दोस्त अगर बात करें पूरी पृथ्वी पर, राज उन्हीं लोगों ने किया है जिनकी श्रवण शक्ति मजबूत होती है, जो सुनना अच्छा पसंद करते हैं, जो बेहतरीन तरीके से सुनते हैं कि क्या बोला जा रहा है। आपकी तरह कुछ बच्चे जो कमेंट सेक्शन में उंगलियां चलाते हैं, दरअसल में बहुत बड़ा नहीं कर पाते। बड़ा वही कर पाएगा जो सुनेगा, जो लिसनिंग को, जो आपका ये सीखना चाहेगा कि किस चीज से क्या होता है। ऐसा ही अकबर था। तो अकबर ने सिराजी नाम के विद्वान को नियुक्त किया है। और दोस्त याद रख लेना, सिराजी ने लगभग कई हजार पुस्तकें पढ़ के अकबर को सुनाई। कहते हैं अकबर जैसे ही शाम को फ्री होता तो अपने कक्ष में जाकर के सिराजी, अधिकतम दिनों में वह सिराजी तब तक सो नहीं जाता, वह तो सिराजी उसको ज्ञान पुस्तकें पढ़ पढ़ करके सुनाता रहता। तो मतलब उसकी शुरुआती शिक्षा नहीं हुई, लेकिन बाद में उसने राजा बनने के बाद में उसने जरूर शुरू की है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। अकबर का जो राज्याभिषेक है वो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर स्थान है, प्लेस है, कलानौर स्थान का नाम है। स्थान पर ईंटों के सिंहासन पर हुआ। कहां पर हुआ? ईंटों के सिंहासन पर।
तो मित्र यहां पर एक बात सीखने की है कि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ ये कब हुआ है, जब हुमायूं की मौत हो गई। कमेंट सेक्शन में जरा बोलेंगे कि हुमायूं की, और सच में मत बोला करो, मैं कमेंट सेक्शन बोल देता हूं तो लिखा मत करो। हुमायूं की मौत के बाद में किसका चेहरा दिखाया गया? 17 दिन तक एक पर्दा रखा गया आपका बच्चे, किसका? मुल्ला बेकसी, मैंने आपको बताया था, याद है? मुल्ला बेकशी। तो अकबर के सामने ये खबर दी जाती है कि तुम्हारे पिता हुमायूं की सीढ़ियों से गिर के मौत हो गई है, अब तो दिल्ली की गद्दी के वारिस तुम ही हो और दिल्ली की गद्दी तुम ही को संभालनी है। लेकिन अकबर इस समय पर कहाँ है? पंजाब का गवर्नर है, पंजाब का। तो पंजाब का गवर्नर है, तो मुझे बताएं इसकी उम्र कितनी है इस समय पर? 13 वर्ष कुछ महीने हैं। 13 वर्ष कुछ महीने का अकबर है, जिसको जाकर के कौन कहता है आपका, ये खबर इसको देता है बैरम खां। कौन? बैरम खां इसको ये खबर देता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। बैरम खां ने कहा कि भाई अब अंतिम सॉल्यूशन यही है कि तुमको गद्दी संभालनी होगी। लेकिन मैंने कहा था दिल्ली की गद्दी को किसने हथिया लिया था? दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? क्या बोलेंगे? अकबर का राज्याभिषेक हुआ और इसकी विधि यहां पर पूरी किसने? अब्दुल काशिम ने पूरी की। और अकबर का संरक्षण किया किसने? बैरम खान ने। 1556 से लेकर के 1561, जिसको कई जगह 1560 भी लिखा होता है। ये कौन है? बैरम खान, जिसको हम खान बाबा के नाम से जानते हैं, खान बाबा के नाम से जानते हैं। यानी अकबर इसको अपने पिता के समान आदर देता था। अकबर कहता था कि यू आर माई फादर, तुम मेरे पिता हो, मेरा जीवन तुमसे है। क्योंकि अकबर गद्दी पे बैठने लायक नहीं है, तो उसको संरक्षण की जरूरत है, एक सुरक्षा की जरूरत है। तो उसको सारे दिशा निर्देश अब उसके जीवन भर किसने दिए? वो आपका जीवन भर से मतलब शुरुआती जीवन के 4 वर्षों में जिन्होंने अकबर को शासक बनाया, वो उसको दिए हैं आपका बैरम खान ने। समझने की बात होगी मित्र क्या होता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, और यहां पर आपको समझनी होगी कहानी। मैंने कहा अकबर इस समय पर कहां पर है? आप कहेंगे भैया जो दिल्ली की गद्दी थी, इस समय दिल्ली पर कौन आ चुका है? दिल्ली पर हेमू आ चुका है। और दिल्ली पर हेमू ऐसे ही नहीं आया कि हल्के फुल्के तरीके से आ गया। हेमू लेकर के आया 1500 हाथी, 1500 हाथी, ठीक है, 300 तोप, 300 तोप, और आपका साथ में 1.5 लाख की सेना। इतनी विशाल सेना है हेमू के पास में। और हेमू ने क्या काम किया? हेमू ने बोला कि इस 1.5 लाख में से उसने मुसलमानों का भी समर्थन प्राप्त किया, और 60,000 मुस्लिम सैनिक भी इसने अपनी तरफ किए। अब जो ये 60,000 मुस्लिम सैनिक किसकी तरफ है? आपका ये दोस्त आपका हेमू की तरफ है। तो हेमू ने यहां से मुगलों के जितने भी समर्थक थे उन सब को खदेड़ दिया 7 दिन में। 7 दिन में। इस समय अकबर कहां पर है? आप कहेंगे अकबर इस समय भैया, अकबर है इस समय पंजाब में। कहां पर है अकबर? पंजाब में। छोटा बच्चा है, कोई बेहतरीन गवर्नेंस नहीं है उसके पास, बोले हथियार नहीं है उसके पास, वो बाबर की तरह लड़ाका भी नहीं है। जैसे बाबर एक बेहतरीन तलवारबाज था, वो एक बेहतरीन लड़ाका भी नहीं है। तो 5 नवंबर सन 1556 को फाइट करनी है। और फाइट कैसे करे? क्योंकि इस समय पर बैरम खान ने तो कह दिया ईंटों के सिंहासन पर बिठा के कि अकबर तुम राजा हो, लेकिन अकबर के पास इस समय 1 इंच जमीन नहीं है, क्योंकि दिल्ली का उसका जो क्षेत्र है वो हेमू घेर चुका है। यानी अकबर के पास अब अकिंचित, बोलते ना कि उसके पास अब कुछ नहीं है, अकिंचन की स्थिति में है, कुछ भी नहीं है। और इसके जो साथी जो इसका सहयोग करते सब लोग इस समय भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ के भारत को, सारे मुगल भाग रहे हैं। और हेमू ने स्टेटमेंट दिया यहां पर कि तुम जो ये मुसलमान लोग हो, तुम भारतीय मुसलमान हो, और ये जो मुगल हैं ये आपका तुर्क मुसलमान है, इन तुर्क मुसलमानों को यहां से खदेड़ना होगा। भाई ये हवा ऊपर कर दे, आंख में लगती है जलन बहुत तेज। ये जो तुर्क मुसलमान हैं इनको यहां से खदेड़ना होगा, और भारतीय मुसलमानों ने उनकी सहायता की और सब लोगों को खदेड़ दिया गया। अब कैसे युद्ध लड़ा जाए जब साथ में ना सेना है ना साथ देने वाले हैं? तो यहां पर मित्र एक काम किया, एक मित्र काम किया यहां पे बैरम खान ने। बैरम खान ने एक चाल चली। बैरम खान ने बोला कि ये जो लोग भाग रहे हैं ना छोड़ छोड़ के, सब लोग भाग रहे थे,
और ये लोग कह रहे थे यार भारत में तो इस्लामिक साम्राज्य खत्म हो चुका है, अब फिर से हिंदू साम्राज्य वापस आ चुका है। अब क्योंकि हिंदू सम्राट था हेमू, उन्होंने कहा अब यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य के लिए जगह नहीं बची। लोगों के अंदर ये मैसेज गया, सब भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के, तो वो कह रहे हैं कि सिंध चलते हैं और वहां चल के अपनी साम्राज्य बनाएंगे। तो इन लोगों को नीड कर रहा था एक आपका मलिक टार्डी, जो इन लोगों का नेतृत्व कर रहा था कि वहां सिंध में जाकर के कुछ अच्छा करेंगे, इंडिया को छोड़ लो। और ये मलिक टार्डी, इसको दिल्ली में प्रभार सौंपा गया था कि हुमायूं की मौत के बाद तुझको फाइट करनी है दिल्ली में, लेकिन ये भाग गया। तो बैरम खान ने कहा अकबर से, भाग रहे लोगों को कुछ सबक सिखाना होगा, तो मलिक टार्डी की इसके शिविर में हत्या करवाई गई, ताकि भाग रहे लोगों में ये मैसेज जाए कि भाग कर भी बचोगे नहीं, भाग कर भी बचोगे नहीं, हत्या की जाएगी, इससे बेहतरीन तो लड़ लो। तो यहां पर इस तरह से ये मैसेज दे करके उसने 20,000 लड़ाकों को इकट्ठा किया, और वो 20,000 लोग अकबर के लड़ते हैं 1.5 लाख की सेना हेमू से। भैया हेमू एक बहादुर प्रशासक था, सेनापति भी बेहतरीन था, सेना भी बड़ी थी, हाथी भी बहुत थे, तोप भी बहुत थी। तो आप कहेंगे फिर हेमू क्यों हार गया इस युद्ध को? तो अकबर वर्सेज ये हेमू युद्ध हुआ। हेमू जो अली आदिल शाह का सेनापति था, जीता कौन है मित्र इसमें? अकबर जीता है। क्या बोलोगे? अकबर इसमें जीता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात होगी आप लोगों को, यहाँ पर एक भूल हुई हेमू से। भूल क्या हुई हेमू से कि ये जो लोग भाग रहे थे ना छोड़ छोड़ के, अगर हेमू इस समय पर दिल्ली की गद्दी पर बने रह के अपनी सेना को वहां बेहतरीन तरीके से सेट कर लेता तो हेमू हमेशा शासन कर जाता। लेकिन हेमू दूरदर्शी नहीं था। उसने कहा जो लोग भाग रहे हैं इन सब को ढूंढो, और सारी की सारी सेना, ज्यादातर सेना इन सब के पीछे घाटियों में लगा दी कि ढूंढ ढूंढ के इनको मारो। और जबकि इस समय तुर्क जो मुसलमान थे, जो इन अपने आप को मुगल कहते थे, वो छिपे छिपे फिर रहे थे, दिल्ली में ना के बराबर लोग थे। इस समय पर हेमू को दिल्ली को कंट्रोल करना था, लेकिन हेमू मेरे मित्र कहाँ अपनी सेना को भेज देता है बाहर। एक भूल ये हुई हेमू से। दूसरी भूल हुई कि ये जब 20,000 लड़ाके इनसे लड़ने आए, 20,000 लड़ाके इनसे लड़ने आए, तो सबसे पहले उन्होंने जब यहां पर आकर के इसने तोपों के संचालन को एक ही जगह रखा, और ना उस तोपखाने का प्रमुख किसी व्यक्ति को बनाया, ना हेमू ने अपना सेनापति किसी को नियुक्त किया। स्वयं सारी चीजें रख रहा था हेमू, कह रहा था कि सब कुछ मेरे पास रहेगा। नहीं तो एक सेनापति बताता तो एक संचालन हो पाता। सबसे पहले इस तोपखाने पर नियंत्रण किया, और जैसे ही इस युद्ध के द्वारा जब तोप चलाई गई तो युद्ध स्थल या भूमि पर एक तरफ से तोपों पर हमला करते हुए उन्होंने, जब तोपों का संचालन हुआ तो ये हाथी भड़क गए। हाथी भड़क गए और एक तीर हेमू की आंख में लड़ा। क्या भैया अकबर ने मारा था? अकबर इस युद्ध भूमि में नहीं है। बैरम खां जो 20,000 लोग लेके आया है, 20,000 लोग लेके आया है पानीपत में, उसमें से उसने 5,000 लोगों को पीछे खड़ा कर दिया है, और 5,000 लोगों से कहा है कि तुम लगभग युद्ध भूमि से 3 किलोमीटर पीछे रहो, और अकबर जो है अकबर को सुरक्षित रखना होगा। और उसने कहा बैरम खां ने, अगर हम मारे जाएं तो अकबर तुम भाग जाना, दोबारा कोई मौका मिलेगा तो तब देख लेना, लेकिन रुकना मत। क्योंकि बैरम खां हर हाल में अकबर को शासक देखना चाहता है। लेकिन जीत किसकी हुई? बैरम खां की हुई। क्या बोलेंगे? 5 नवंबर, तो 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। 5 नवंबर को क्या बोलोगे? 5 नवंबर को युद्ध हुआ, अकबर इसको जीता। ठीक है। बैरम खां संरक्षक रहता है, और बैरम खां जो है, बैरम खां, क्योंकि अब बताओ अकबर गद्दी पर किसकी वजह से आया? तो आप कहेंगे अकबर गद्दी पर जी बैरम खां की वजह से आया है, तो अकबर को एहसान मानना चाहिए बैरम खान का या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी, बैरम खां का एहसान अकबर को मानना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? 1561 में माहम अनगा के कहने पर उसको मक्का भेजा गया। क्यों जी मक्का क्यों भेज दिया, और अनगा के कहने पर क्यों भेज दिया? जब शक्ति आई और दिल्ली की गद्दी स्थापित हुई, तो बैरम खां एक पावरफुल इंसान बन के उभरा, और बैरम खां ने सारी शक्तियां अपने अधीन रही, यहां तक कि अकबर को जब चाहे तब ये डांट देता था। शिया और सुन्नी समुदाय में से जो बैरम खां था वो शिया समुदाय का
विश्वासी था और सिया समुदाय के लोगों को भर्ती करने लगा। माहम अनगा ने कहा, अकबर अब तुम्हारा साम्राज्य खतरे में है। बैरम खां अपने लोगों को सेट कर रहा है, बैरम खां अपने लोगों को स्थापित कर रहा है। और साथ में कहा कि जो ये बैरम खां था, इसने धन पर भी अपना नियंत्रण रखा। अकबर के भी अपने खर्चे इसकी मर्जी से जाते थे और छोटी छोटी चीज के लिए ये दंड दे देता था। जैसे एक बार हाथी जो है, हाथी इसका थोड़ा तिरछा चल गया तो हाथी को चलाने वाले महावत को इसने फांसी की सजा दे दी। बैरम खान ने मतलब कठोर शासन किया, इसने डर बनाया। इसके पीछे थॉट थी कि कहीं अकबर के खिलाफ कोई राजनीति ना हो, सब लोग डर के रहें और इतने में अकबर भी वयस्क हो जाएगा, जो बच्चा अकबर है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 14 साल का अकबर एक वयस्क हो जाए, कब 18 का हो जाए तो ठीक रहेगा। उस समय हालांकि 18 की जो उम्र है वो आधार नहीं रही होगी वयस्कता का। तो इसने बहुत सारे अपनी मोहर जारी करवा दी, अपने नाम से फरमान जारी करने लगा, मतलब राजा की तरह बिहेव करने लगा। तो अब तो लोगों को मौका मिला, लोगों को मौका मिला तो माहम अनगा और माहम अनगा के साथ में हमीदा बानो। हमीदा बानो और अकबर का क्या रिश्ता है जरा बताएंगे? तो हमीदा बानो बेगम कौन थी? इसकी माँ है। और हमीदा बानो बेगम, माहम अनगा और अदम खां, ये तीनों एक साथ हो गए। माहम अनगा के बेटे का नाम है अदम खां। क्या बोलोगे? सॉरी, माहम अनगा के बेटे का नाम है अदम खां। और ये माहम अनगा चाहती थी कि इसके बेटे का प्रभाव शासन में बढ़े। हालांकि ये गद्दारी करता है बाद में, और इसको अकबर ने किले की दीवार से पीछे यमुना नदी में फेंकवा दिया था बाद में, जब अकबर को पता चलता है कि ये गद्दार है। तो ये चाहती थी कि मेरा बेटा शासन में प्रमुख व्यक्ति रहे, क्योंकि इस समय पर अकबर कहाँ है? अकबर इस समय तक मित्र 1556 से लेकर के 62 तक रहा है हरम में। हरम मतलब बहुत सारी सुंदर स्त्रियां, और राजा उनके साथ डूबा रहे। राजा के पास सोचने को कुछ ना रहे, और अनेक सुंदर स्त्रियां, जो पूरी दुनिया भर से सुंदर स्त्रियां मंगाई जाती थी, वो राजा के कक्ष में सैकड़ों स्त्रियां रहती थी। राजा का कक्ष क्या, हरम के लिए एक विशेष स्थान बनाया जाता, और राजा अपनी रातें उनके साथ बिताता। तो अकबर अपने शुरुआती दौर में 5-6 साल तो हरम में रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको पैसा चाहिए। बैरम खां उसको पैसा दे देता, वो अय्यासी में, नशे में डूबा रहता अकबर। तो यहां पर इसको बोलते हैं हरम, यानी कि पेटीकोट का शासन भी कहते हैं, कि अकबर इस समय पेटीकोट वाली स्त्रियों के प्रभाव में रहा, स्त्रैण शासन, स्त्रियों के शासन में रहा। तो माहम अनगा और ये कोशिश करते हैं कि भाई क्या करना है, बैरम खां को हटाओ, नहीं तो बैरम खां सारी शक्तियां ले लेगा। तब ये बैरम खां के खिलाफ अकबर के कान भरती हैं। अकबर समझ जाता है इनकी बात को, और दूसरा जो षड्यंत्र रचा वो जीजी अनगा, और एक जीजी अनगा चाहती थी उसके बेटे मिर्जा अजीज कोका का प्रभाव बढ़े। जो मिर्जा अजीज कोका को अकबर का दुधमुहा भाई कहते हैं, क्योंकि अकबर ने भी किसका, जीजी अनगा का स्तनपान किया है, वो भी उसकी दाहिमा रही। तो इसी को मिर्जा अजीज कोका को खाने आजम की उपाधि अकबर ने दी है। हालांकि इसमें कोई चाल नहीं चली अकबर के खिलाफ, ठीक है, ये अकबर का निष्ठ रहा, ठीक है, तो दिक्कत बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे। अब यहां पर एक बात आती है, ये अन्य नाम किसका है? खाम बाबा। अकबर ने क्या किया, इन लोगों के बहकावे में आकर के अकबर क्या काम करता है कि बैरम खां को आदेश देता है कि तुमको ये दिल्ली की जो गद्दी है छोड़ के जानी हो, दिल्ली के सिंहासन से जाना होगा, कहीं दूर कोई जमीन ले लो, कोई जागीर ले लो, वहां तुमको नौकर मिल जाएंगे, वो तुमको पाल पोस के खिलाएंगे भी, यानी कि आपके लिए खेती करेंगे और तुमको वो सारा राजस्व देंगे, यानी तुम्हारे सेवादार भी तुमको मिलेंगे, तो कहीं दूर जाके रह लो, कोई जागीर ले लो। या दूसरी चॉइस ये है कि मक्का चले जाओ। तो इतना हर्ट हुआ भाई, जिसने बनाया बैरम खान ने, उसको हर्ट नहीं होगा? तो उसको इतना हर्ट हुआ, उसने बोला ठीक है मैं छोड़ के कहाँ चला जाता हूँ, मक्का चला जाता हूँ। तो मक्का गया, तो इसकी मक्का का जाते समय बैरम खां की हत्या कर दी। किसने? बैरम खां की हत्या कर दी। आपका क्या बोलोगे? बैरम खां की हत्या मुबारक खान ने कर दी। कहाँ पर? पाटन, गुजरात में। ये मुबारक खान कौन है? दरअसल में एक युद्ध मैंने आपको बताया था, मच्छीवाड़ा का युद्ध, 1555, याद है? तो 1555 का जो मच्छीवाड़ा का युद्ध था, उसमें मुबारक खान के पिता को मार दिया था बैरम खान ने।
इस बात का बदला लेना चाहता था, इस बात का बदला। इसके बाद बैरम खां की पत्नी, बैरम खां की जो वाइफ है, उसकी पत्नी है सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली। उसने कहा कि बैरम खां हमारे लिए बहुत, समझना, उसने कहा बैरम खां हमारे लिए एक मुख्य व्यक्ति रहे, कल को इनकी पत्नी को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, सब कहेंगे इनके पति तो गद्दार थे, इसीलिए मैं शादी कर लेता हूँ। और सलीमा बेगम से शादी कर ली अकबर ने, और उसके पुत्र अब्दुल रहीम खाना खाना को पुत्र का दर्जा दिया। यानी ये किसका बेटा है? बैरम खान का। और इसको अकबर कहता कि तुम हमारे बेटे वास्ते कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या बोलेंगे? ठीक है। तो बैरम खां की हत्या के बाद में 2 प्रधानमंत्री और हुए। जैसे बैरम खां प्रधानमंत्री था, महम अनगा बनी लेकिन हटा दी गई, फिर सिहाबुद्दीन नामक बना, ये भी हटा दिया गया। ये बहुत कामयाब नहीं हुए, ठीक है, बहुत कामयाब ये नहीं हुए। इसके बाद में आता है अकबर का 1560 से 62, यानी बैरम खां तो 60 तक लगभग बैरम खां का कंट्रोल था, लेकिन 1556 में कौन राजा बन गया? अकबर। तो लगभग 6 साल, और बोले तो मुख्य रूप से 2 साल वो पेटीकोट शासन में रहा। इसी को स्त्री शासन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अकबर औरतों के कहने से सब कुछ करता था। पर्दा शासन, यानी पर्दे वाली जगह थी, हरम में कोई और नहीं जा सकता था, घूमने की जगह नहीं थी, वहां सिर्फ राजा ही जा सकता था। और वो सुंदर महिलाएं जो थी ना, वो बाहर भी नहीं आती थी, वो अंदर ही रहती थी, उनको कोई देखता भी नहीं था। उनके बारे में तो इतिहासकार एक मनुची ने लिखा है कि वो कहता है, आपका निकोलस कोंटी ने भी लिखा है, वो कहता है कि प्राचीन समय के राजाओं में जो हरम में महिलाएं होती थी, और सबसे अच्छा विवरण किया है शाहजहां के समय पर। बर्नियर जो एक चिकित्सक है, डॉक्टर है, वो भी आता था, डॉक्टर आता था हरम में, क्योंकि महिलाएं जो ये बीमार होती थी तो इनको बाहर नहीं, इनके लिए डॉक्टर जाता था, वो इनको ठीक करता था कभी कोई बीमार है तो ये जो हरम की महिलाएं अक्सर बीमारी का नाटक बनाती थीं, क्योंकि इनको राजा के अलावा अन्य कोई पुरुष दिखता ही नहीं था, इतनी सारी महिलाएं, अकेला राजा, तो इनको कोई दिखता नहीं, तो ये भी क्या प्रयास करना चाहती थी कि कोई आए, तो ये बीमारी के बहाने बना लेती थी। तो उनके बारे में बर्नियर ने लिखा है कि हरम में महिलाओं के लिए पर्दा ऐसा होता था कि डॉक्टर भी नहीं देख पाता था महिला कैसा है, और कहता है कि वो बाहर से ही महिला से चर्चा करता था, और नब्ज पकड़ के देख के ही ठीक करना होता था, सिर्फ एक हाथ भर मात्र बाहर दिखना होता था और दवाई देनी होती थी। तो अकबर उस प्रभाव में रहा है। 1562 में अकबर हरमदल से मुक्त हुआ, और हरमदल में इसको फंसाया था किसने? महम अनगा आदि इन सब ने फंसाया था, ठीक है सर। अगर ये अपने बैरम खां को पिता मानता था तो बैरम खां की वाइफ उसकी माँ लगी, हाँ लगनी तो माँ ही चाहिए थी, लेकिन इसने इज्जत दी, शादी की, इसको लगा पत्नी बना के ज़्यादा इज्जत मिलेगी, माँ स्वीकार करने में दिक्कत आ रही थी अकबर को, ठीक है। क्या नहीं, ये गलत नहीं है, देखो ये जो लिखा हुआ है ना 1556 से 62, ये गलत नहीं है। 56 में युवराज आया, ये तो छिपाने के लिए कहते हैं कि भाई 60 तक बैरम खां कंट्रोल कर रहा है, तो 60 से 62 कहते हैं, लेकिन हकीकत उसकी 1556 से 62 ही है। आप बताओ, अगर उसको माँ बोल देता, अकबर ये कह देता कि सलीमा बेगम मेरी माँ है, तो तब इज्जत नहीं मिलती क्या? या बोल देता अब्दुल रहीम खाना महाराज का भाई है, तो तब उसको प्रतिष्ठा या इज्जत नहीं मिलती क्या? बताएं आप ही लोग। तो 1562 में अकबर हरमदल से मुक्त हुआ। यहाँ पर अकबर ने बाल विवाह पर रोक लगाई, दास प्रथा सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इसको बोलते दातीज। दास प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीर्थ यात्रा कर, हिंदुओं की तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसको ख़त्म किया, और यानी कि जजिया को भी ख़त्म किया 1564 में। तीनों वर्ष मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जजिया को अकबर ने कब खत्म किया था? 1564 में, और अकबर के खिलाफ इस समय पर ही पहला विद्रोह भी हुआ, बोलेंगे, ठीक है। 1575 में इसने इबादत खाने का निर्माण करवाया। इबादत खाना इसने पूजा आदि के लिए बनवाया, जो एक चर्चा घर था। क्या था? एक चर्चा घर था। बृहस्पतिवार को इसमें चर्चा होती थी, सभी धर्मों के लोग यहाँ आते थे, और अकबर ने बड़ा पागल बनाया सब धर्मों के लोगों को। ईसाइयों को बुलाता और उनसे, उनके गुरुओं से ऐसे चर्चा करता मित्र, जैसे अभी कल को ही अकबर इतना प्रभावित हो गया कि ईसाई बन जाएगा। तो ईसाई लोग खुश होते थे, बहुत जल्दी दिल्ली की गद्दी का सम्राट ईसाई बनने वाला है।
उनसे चर्चा ही करता था। इसको धार्मिक चर्चा करने में, सुनने में बड़ा मजा आता था। जैन लोगों से ऐसे बात करे कि कल को ही जैन बन जाएगा, बौद्ध लोगों से ऐसे बात करे कि कल को बौद्ध बन जाएगा, ऐसा उनको आश्वासन सा दे। अच्छा, इतना अच्छा धर्म है। हिंदू धर्म के लोगों को यह आश्वासन दे दे कि जल्द ही हिंदू बन जाएगा। तो सब धर्मों को सुनता रहा और उनको मूर्ख बनाता रहा, मूर्ख बनाता रहा। ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत? एक बच्चा कह रहा है जी खुद तो 9 वर्ष की उम्र में शादी कर दी और फिर बाल विवाह को खत्म करवा रहा है। ठीक है, आगे आएंगे, बोलेंगे भाई फटाफट से। सचिन पूछ रहे हैं क्या सर हिंदू राजाओं के भी हरम रहे? नहीं, हिंदू राजाओं में ऐसी कोई प्रथा नहीं रही मित्र। पत्नियां रही हैं, बहुपत्नी प्रथा रही है हमारे देश में, पत्नियां कई रही हैं, लेकिन हरम जैसी व्यवस्था नहीं रही है। ठीक है, आगे आए, कोई दिक्कत? तो 1575 में इबादत खाने का निर्माण हुआ, और इबादत खाने के निर्माण में जब लोग कौन कौन आते थे, जैन धर्म से पूछते, अकबर के दरबार में जैन धर्म से आने वाले कौन लोग हैं? शांति चंद्र, भानुचंद्र, विजयसेन सूरी और हरि विजय सूरी। तो हरि विजय सूरी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि अकबर के दरबार में जैन समुदाय से कौन व्यक्ति आया था, जैन समुदाय से कौन व्यक्ति आया था। ये कोड हटाना भाई आज, ठीक है ना। अकबर के समय पर जैन समुदाय से कौन लोग आया था, कौन व्यक्ति आया था। ऐसे ही ईसाई कौन आया था, मोन्सेरेट आया था। हिंदू व्यक्ति कौन गया था अकबर की इस धार्मिक सभा में चर्चा करने? तो क्या बोलेंगे, ये भैया धार्मिक सभा में चर्चा करने हिंदुओं की तरफ से पुरुषोत्तम दास गए। ठीक है, आगे आएंगे। 1579 में मजहर की घोषणा की किसने? अकबर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मजहर की घोषणा क्या होती है? मजहर की घोषणा है, इसने कहा कि कोई भी धार्मिक विवाद यदि है, कोई भी धार्मिक विवाद यदि है, धर्म का वाद यदि कोई है, जिसमें आप कहने लग जाएं जी उस धर्म पुस्तक में ये लिखा हुआ, इसमें, इसने कहा किसी धर्म पुस्तक का आदेश नहीं माना जाएगा, जो सम्राट अकबर का आदेश है वो सबसे पूरा होगा। क्या होगा? वो सबसे ऊपर और सबसे पूर्ण होगा। इसी को बोलते मजहर की घोषणा। तो समझे मजहर क्या है? कह देता है कि सुल्तान का आदेश सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। 1582 में दहशाला प्रथा इसने शुरू की, दहशाला प्रथा, और टोडरमल द्वारा शुरू करवाई गई थी। टोडरमल द्वारा, क्या बोलेंगे? टोडरमल द्वारा दहशाला प्रथा शुरू करवाई गई थी। दहशाला प्रथा दरअसल में क्या थी? अब मैंने तुमसे तब भी कहा था, मुझे बताएंगे टोडरमल किसके दरबार में था? टोडरमल किसके दरबार में था, जरा बताएंगे। इससे पहले किस राजा से जुड़ा हुआ रहा? तो दहसाला प्रथा यानी 10 साल का भूमि का विवरण देखते थे, इस 10 साल में एक औसत उत्पादन इस जमीन में कितना हुआ है, उस हिसाब से टैक्स देना होगा। चलो भाई, मैं बच्चों के कमेंट पढ़ा के एक बार बता देता हूँ अच्छे बच्चों को कि बेटा आपका सिलेक्शन लेना कितना आसान है। एक मेरे मित्र कह रहा है कि जोधा कहाँ गई, एक मेरे मित्र का कहना है बीरबल कहाँ गया, एक कह रहा है सर हल्दी घाटी का युद्ध नहीं कराओगे क्या? बोलेंगे एक बार। हल्दी घाटी का युद्ध नहीं कराओगे? बोलेंगे एक बार। गुरुजी, हेमू के तीर लग गया था तो उसका क्या हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हेमू के घर घर चलते हैं एक बार। हेमू मारा गया दोस्त, आंख में तीर लगा और हेमू मारा गया, सेना में भगदड़ मच गई। मैंने इसीलिए तो बताया था कि उसने अपना सेनापति नहीं नियुक्त किया, उससे भूल हुई। शेर शाह सूरी मेरे प्यारे दोस्तों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। अच्छे बच्चे फोकस करेंगे एक बार, आगे आएंगे। अब आते हैं 1576 वर्ष की दृष्टि से। बच्चा हम पढ़ेंगे बीरबल के बारे में भी, अकबर के नवरत्न पढ़ेंगे तो उनको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आगे। भैया अकबर महान क्यों कहलाया? मेरी दृष्टि में महान नहीं है भाई, जिनकी दृष्टि में हो सो हो। मेरी दृष्टि में अकबर की कोई महानता मुझे नहीं दिखती, इसीलिए हम उसको महान कह दे कि उसने हिंदुओं के ऊपर से जजिया हटा दिया। लगाया किसने था? इन्हीं के पूर्वजों ने, इन्हीं के वंशजों ने भारत के ऊपर जजिया लगाया। बोले हमारे ऊपर से तीर्थ यात्रा कर इसने हटा दिया, इसलिए हम अकबर को महान कह दे। हमारे ऊपर तीर्थ यात्रा कर लगाया किसने था? इन्हीं के वंशजों ने। ग्रेट से क्या मतलब होता है? मतलब ऐसा कौन सा ग्रेट होने का काम कर दिया?
तो मैंने बताया ना, अकबर एक चालाक और कूटनीतिक शासक था, जिसने कूटनीति और चालाकी के दम पर इसने महिलाओं की सुंदरता के लिए हमले करवाए हैं, सुंदर महिला के अपहरण के लिए इसने हमले करवाए हैं। मैं आपको ऐसा किस्सा बताऊंगा अभी। जो व्यक्ति हरम में इतने वर्ष रहा और बाद में ये कहे, जिसने शासन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और इतने दिन हरम में बिता दिए, तो उसको हम बेहतरीन कैसे कह सकते हैं? मेरे लिए महान महाराणा प्रताप हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि दोस्त, इनके ही इतिहासकार इनको बेहतर ना बताएं तो किसको बेहतर बताएं? सोचो, जिस व्यक्ति का शासनकाल 49 वर्ष का रहा है, 49 वर्ष का रहा है, तो उस व्यक्ति के शासनकाल में क्या उसके डिसफेवर का कोई लिख के जाएगा? आप सोचिए जरा। आप कहेंगे फिर भैया औरंगजेब के डिसफेवर का क्यों देखने को मिलता है? औरंगजेब की बुराइयां कैसे दिख जाती हैं? क्योंकि औरंगजेब ने साक्षात बिना कूटनीति के काम किया। उसने हिंदू मंदिरों को डायरेक्टली तोड़वा दिया, जो लोगों को सीधे सीधे दिखा। इसने कूटनीति से काम किया, एक कूटनीतिक शासक है। औरंगजेब के काम इसलिए भी दिखते हैं क्योंकि औरंगजेब के बाद में क्या हो गया? पतन हो गया मुगलों का। और जब पतन होना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने लेखन भी शुरू किया, लेखन भी शुरू किया। तो महाराणा प्रताप, ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 को, और महाराणा प्रताप जी की तरफ से नेतृत्व किया हकीम खान ने, राणा पूजा सोलंकी ने। किसने? राणा पूजा सोलंकी ने, जो कौन? आपका बच्चे, इनके साथ में एक पूंजीपति थे बहामा शाह, जिन्होंने मदद की थी। किसकी मदद की थी? महाराणा प्रताप जी की। और अकबर की तरफ से कौन है? मानसिंह और आशफ खां। मानसिंह के बारे में मैं बताऊंगा जब। अकबर के मैं बताऊंगा विजय अभियान, कैसे उसने कछवाहा के राजपूतों से, जो आमेर के बहारमल थे, आमेर के बहारमल ने अकबर को अपनी बेटी की शादी कर दी थी, जोधाबाई की। ठीक है। तो मानसिंह और आसफ खां वो अकबर की तरफ से हैं। और सेना यहाँ पर थी लगभग, अगर मैं बात करूं आपसे, लगभग 10,000। और यहाँ पर सेना थी लगभग 1,00,000। क्या बोलोगे? 1,00,000 की सेना थी, 1,00,000 की सेना। यहाँ पर एक नाम और याद रखेंगे, रामदास राठौड़ जी का। एक रामा शाह भी थे, रामदास राठौड़ जी भी नोट कर लेना दोस्त। ठीक है। तो इस हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ क्या? हल्दी घाटी के युद्ध में बच्चे, बहुत सारे लोग कहते हैं अकबर की जीत हुई, बहुत सारे लोग इसको अनिर्णायक बताते हैं कि कोई रिजल्ट निकला ही नहीं हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी का किस्सा, जो वीरता का किस्सा है हल्दी घाटी का, उसको मैं एक बार थम्स अप कर दो। एक दोस्त, जैसे आप लोग गाने सुनते होगे, मैं भी गाने सुनता हूँ, मैं भी सुनता था, अब नहीं सुनता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन मैंने चंद दिन पहले अपनी स्टोरी पर भी मैंने शेयर किया था इंस्टाग्राम पर, एक बोलते ना रैप सॉन्ग, सुनते हो इस बात को? ठीक है। जो लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से मैंने उसको सुना महाराणा प्रताप जी के, और मेरे दिल में बैठ गया। मतलब महाराणा प्रताप जी की मैं हमेशा से फैन रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है मित्र कि लालच के लिए, या बोले अपनी जान बचाने के लिए, लालच या अपनी जान बचाने के लिए घुटने टिका देना या घुटनों पर आ जाना, ये पुरुषत्व को नहीं दर्शाता। और कहते इसमें कोई कूटनीति भी नहीं होती कि मौका आने पर कुछ करके दिखाएंगे। बलशाली बलवान वीर वो हैं जो हालातों के सामने नहीं झुकते, और ऐसे ही व्यक्ति हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, क्या बोलोगे? 1540 में जन्म हुआ, 1597 में बच्चे, यानी कि कुल इनका जो जीवन रहा है वो आपका 57 वर्षों का रहा। माता इनकी जयंताबाई थी। ठीक है। पिता इनके उदय सिंह है। मैं ये क्रम भी बता चुका आपको कौन से नंबर के शासक थे। राणा सांगा थे ना, राणा सांगा, और उनकी पत्नी थी कर्णावती। वो कर्णावती जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, और हुमायूं ने कोई मदद नहीं की थी कर्णावती की। उन कर्णावती और राणा सांगा के बेटे हैं उदय सिंह, यानी राणा सांगा इनके दादा थे। सिसोदिया इनका वंश है। जन्म स्थान कुंभलगढ़, कहाँ पर? राजस्थान में। कुंभलगढ़ का किला राणा कुंभा ने बनवाया, अजय दुर्ग था। घोड़ा इनका चेतक है। हाथी इनके का नाम राम प्रसाद है। हाथी का भी किस्सा सुनाऊंगा। हाथी का भी एक बार ऐसा होगा, अकबर इस हाथी को कैद कर लेगा, हाथी को कैद कर लेगा अकबर।
और हाथी को, राम प्रसाद ऐसा हाथी नहीं था हल्का फुल्का, उसकी सूंड पे तलवार बंधी रहती, और हल्दी घाटी की भूमि में उसने 10 हाथियों को मार गिराया और ना जाने कितनी सेना को काट दी। वो सूंड से, अपनी बंधी हुई सूंड से तलवार चलाता था। लेकिन अंत में बेचारे को गिरा लिया गया और अकबर ने इस राम प्रसाद हाथी को कैद कर लिया। तो अकबर का ये कथन सुनना और तुमको वीरता महसूस होगी, अंदर एक लहर आनी चाहिए। खाने को सब कुछ दिया गया, कहा गया राम प्रसाद को जो चीजें पसंद है वो सब दी जाएं, और राम प्रसाद को सब कुछ दिया गया। लेकिन राम प्रसाद समझ गया मैं अपने महाराणा के पास नहीं हूँ, मैं तो अकबर की कैद में हूँ। कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, भूखे रहा, अपनी जान दे दी। और अकबर ने कहा जिस महाराणा के हाथी को मैं ना झुका पाया, मैं उन महाराणा को कभी नहीं झुका सकता। नेवर। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ बच्चे, जिसको हम मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। यानी कि जब हल्दी घाटी में कुछ क्षेत्र महाराणा जी से छिन गया था, उसके बाद महाराणा जी ने दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन के द्वारा अपने, जो मैराथन का मतलब होता है लंबा युद्ध चला, जिसके द्वारा इन्होंने जो इनके छीने गए किले थे उनको इन्होंने वापस पाया था। वापस, यानी 1576 से लेकर के और 1597 तक संघर्ष किया। लेकिन अकबर के सामने कभी ये अकेला मेवाड़ का ऐसा घराना था जिसने इस मुगल सल्तनत, और कहते हैं उस समय अकबर इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक था, उसके सामने घुटने नहीं टिकाए। महाराणा प्रताप जी के बारे में दोस्त जानना और थोड़ा सा महसूस करना। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये चेतक घोड़ा है, और चेतक घोड़ा नहीं था, महाराणा प्रताप जी का भाई था। हल्के नीले रंग का घोड़ा चेतक, इस पे महाराणा जी सवार, 7.5 फीट का कदन, 7.5 फीट की हाइट, 7.5 फीट, आप समझ सकते बड़े बलशाली थे। 60 इंच की छाती, एक हाथ में भाला 80 किलो का, यानी 2 मन का भाला एक हाथ में, 80 किलो का भाला। कहते महाराणा जी जब लड़ते तो 2-2 व्यक्तियों को अपने भाले पर उठा लेते, इतनी असीम ताकत। आप समझ सकते हैं 7.5 फीट हाइट और बहुत बलशाली शरीर, तो कितनी अदम्य ताकत रही होगी। बैलेंस भाले का कुछ इस तरह से बनाते कि तलवार 10 किलो की और उसके साथ ही 70 किलो की ढाल इस साइड और 80 किलो का भाला इस साइड, बैलेंस करके चलते। 10-10 किलो के लोहे के बने हुए जूते। और ये कथन था इनका, अकबर जिस दिन मेरे सामने आया, अकबर के एक तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। छोटा सा अकबर इतना भयभीत रहता अपने पूरे जीवन काल में उसने सिर्फ चिट्ठियां लिखी महाराणा जी को कि तुमको ये शर्त स्वीकार कर लेनी चाहिए। तब उसने उन पर घेराबंदी की जब उन्होंने शर्तों को स्वीकार नहीं किया। महाराणा जी के साथ सेना नहीं है बहुत बड़ी, वो तो भीलों के साथ हैं। राजस्थान की जो भील जनजाति है, वहां जो बंजारे हैं, उनको उन्होंने ट्रेंड किया है। तो युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, और इतना भयंकर युद्ध हुआ हल्दी घाटी का दोस्त, आप समझ ही सकते हैं। एक तरफ 1 लाख और एक तरफ लगभग 10,000, जिसके बारे में कुछ लोग 9,000 लेखक भी लिखते हैं। महाराणा जी इस युद्ध में घायल हुए तो एक इनके जो बहुत वफादार थे, झाला सिंह, कभी तुमने नाम सुना हो, झाला सिंह इनका मुकुट पहन के इसी युद्ध में लड़े। युद्ध भूमि से ये अलग गए, बाद में घास की रोटियां भी इनको खाने को मजबूर होना पड़ा। और ऐसी स्थिति आई कि अपने बच्चों को घास की रोटियां खाते हुए जब एक राजा ने देखा तो कलेजा पसीजा, मन आया कि संधि का प्रस्ताव लिख दूं। राणा की पत्नी ने कहा, कैसी बात करते हो, तुमको लड़ना होगा, अब वचन देते हैं। तो उसी की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं सुनाना चाहूंगा तुम्हें। और मेरे दोस्त महसूस करना, एक बार आंख बंद करके बैठ जाइए और पूरा महसूस होना चाहिए। हल्दी घाटी समर भयंकर मृत्यु का एक तांडव था। राजपूती माँ के जायों में मरने का शौक कहाँ कम था। जो दुश्मन उनकी ओर बढ़े बीच से फाड़ दिया करते, जो एक हाथ कट के गिरा तो दूजे हाथ से वार किया करते।
झाला ने देखा प्रताप हैं अपने घिरे हुए, राणा प्रताप जी घिरे हुए हैं, मेवाड़ धरा की आज़ादी पर प्रसन्न चिन्ह से खड़े हुए। रण में पहुंचे बोले राणा मुकुट मुझे दो, आज है बारी मेरी मातृभूमि पर मर मिटने दो। प्रताप के सिर से उठा मुकुट बोले राणा तुमको जाना होगा, यानी वो घायल हैं, उनको भेज रहे हैं कि तुमको अभी लड़ना है, ये युद्ध यहीं खत्म नहीं होता। बोले वीर गति नहीं पा सकते, माटी का कर्ज चुकाना होगा। ये वो स्थिति है जिस समय पर चेतक घोड़ा उछल के, चेतक घोड़े के पैर में भी चाबुक बंधे रहते और वो उछल के मानसिंह के हाथी की तरफ जाना चाहता है, लेकिन मानसिंह के हाथी की सूंड के द्वारा क्या होता है कि चेतक का पैर कट जाता है, उसका पैर में घाव हो जाता है। चेतक घोड़ा घायल है, जो उनके मन का साथी है, उनका उनका एकदम मित्र जैसा, भाई जैसा, बोलते हैं कि चेतक समभाई है, तो वो नहीं है उस समय पर। तो कहते हैं कि तुमको अभी रणभूमि से जाना होगा। प्रताप के सिर से मुकुट उठा बोराणा बोले राणा तुमको जाना है, वीर गति नहीं पा सकते, माटी का कर्ज चुकाना है, माटी का कर्ज चुकाना है। और फिर कहते हैं कि जितना भी रक्त बहा सब अपने भाई बंधु हैं, जितना भी रक्त बहा सब अपने भाई बंधु हैं, और चुन चुन कर बदला लेना राणा सारा फर्ज निभाना है। रण से निकले राणा पीछे ही ताक रहे, रण से निकले राणा पीछे ही ताक रहे, लाशे ही लाशे लाशों से पटी धरा, मरते दम तक याद रहे, झाला का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने पाए, मेवाड़ धरा स्वतंत्र हो, ध्वज केशरिया का मान रहे। चेतक बन सिंह यानी शेर दहाड़ता था, अरी मस्तक उसका टापता था, रुकने का तनिक भी नाम नहीं, चाहे घायल उसका पांव था, उसका पांव कट चुका है दोस्त, ठीक है। तो बोले कि वो नदी के पार लेके जा रहा है महाराणा जी को, और कहते बीच में विशाल नदी है, महाराणा सोच रहे हैं कैसे पार होगी या कैसे नहीं पार होगी। कहते आगे थी नदी विशाल कैसे करे इसको पार, यानी आगे थी नदी विशाल कैसे इसको पार करे, राणा ने सोचा एक क्षण और दूजे क्षण पार खड़े, परिवार को लेकर वन में निकले, खानी घास की रोटी थी, आजादी की आस लिए अरावली की चोटी थी, राजकुमारी छोटी थी पैरों में छाले थे, कांटों से छलनी थी, छुप छुप कर रानी रोती थी, हरे घास की रोटी को जब वन बिलाव ले गया, बच्चों को घास की रोटी खानी पड़ रही है, लेकिन दास्ता स्वीकार नहीं की, बच्चों के पास रोटी है, उसको भी जंगल का एक बिलाव लेके भाग जाता, यानी बच्चे भूखे रह गए हैं। राणा के सामने ये दृश्य चल रहा है। कहते हैं हरे घास की रोटी को जब वन बिलाव ले गया, नन्हे से बच्चे चीख पड़े, राणा का सोया दुख जागा, धीरज का बांध टूटा, अब संधि पत्र लिखना होगा। अब लाचार हो गए कि बच्चे की ऐसी स्थिति देख करके, तो कहते हैं कि संधि लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन महारानी आती हैं, वह कहती हैं कि मेरे राणा ऐसे कायर कैसे, ऐसी कायरता की बात कैसे कर सकते हैं, मैं रणचंडी बन के तलवार लेके मैं लड़ूंगी, अगर आप नहीं लड़ना चाहते तो मैं ये युद्ध लड़ूंगी, और ये दास्ता हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर महाराणा जी कहते हैं ठीक है, परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारी परेशानी के लिए ही सोच रहा था, मेरे साथ ये परिवार की ये शक्ति, मेरे लोगों की शक्ति है, तो मैं लड़ूंगा। संधि लिखने बैठा भारी भूल हमारी थी, दिल्ली सावधान मैं फिर से वापस आऊंगा, मेवाड़ का तिल 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 धरा है मेरी, सारी वापस लाऊंगा, झाला का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, रानी राजपूती शीस कटे पर मूछे तनी रहे अभिमानी, पत्थर पे सोऊंगा जब तक है मेरी धरा पर तंत्र, खाने को चाहे ना रोटी, पीने को मिले ना पानी। क्या बोले, धरा पे सोऊंगा जब तक है परतंत्र, पीने को चाहे मिले ना पानी, खाने को चाहे मिले ना रोटी। ये बात याद रखो। इस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, इस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, और इस तरह से उन्होंने कभी अकबर के सामने झुकने नहीं दिया। मेरे दोस्त, दुनिया में कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए आपके सामने, जो ये सोचती हो, और महाराणा जी, मैं बचपन से इनसे प्रेरित हूँ, मेरे जीवन में मेरे मित्र शायद आज जो पहली बार मेरी बात सुन रहे होंगे, उनको लगेगा कि जी ऐसे संघर्ष आते हैं तो घुटने टेके जाते हैं। मेरे मित्र, मेरे स्वयं के जीवन में बहुत संघर्ष आए हैं, मतलब मृत्यु तक के क्षण जैसे संघर्ष आए हैं, लेकिन मेरे मित्र कोई ताकत ऐसी नहीं है कि किसी गलत चीज़ के लिए झुका के दिखा दे या घुटनों पे ला के दिखा दे। तो क्या बोलेंगे, ऐसी कोई शर्त, ऐसी कोई संधि जीवन में स्वीकार नहीं। ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे, अकबर की बात करते हैं। अब अकबर की टेक्निकल बातों पर आ जाते हैं। 1556 से 1605
मनसबदारी, ये बच्चे बहुत पूछे जाते हैं। जैसे दहसाला प्रथा किसने शुरू की? मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू की 1575। मनसबदारी में क्या होता था? जैसे एक घोड़ा होता था तो ये कहता था कि मनसबदारी प्रणाली में एक घोड़ा यानी 400 का मनसबदार तुमको बना दिया तो 800 घोड़े रखने होंगे, 800 घोड़े रखने होंगे, यानी कि बहुत जल्दी हम युद्ध पार नहीं कर सकते। तो ये क्या करता था कि क्योंकि जो घोड़ा होता है ना दोस्त, वो उसके ऊपर सवारी है तभी थकेगा, अकेले घोड़े को तुम कितना ही दौड़ाओ थकेगा नहीं। तो ये क्या करते थे, एक बार इस घोड़े पे बैठ गए युद्ध भूमि में, दूसरा घोड़ा चल रहा है तो इतने वो भी पहुंचता, फिर इस पे सवारी कर ली, दूसरा इतने चल रहा है। तो ये बहुत जल्दी अकबर अपने अभियानों को तय कर पाए। एक तो ये इसका कारण था। एक दूसरा, इसने इसको पोस्ट बनाया मनसबदार कि किसका कितना बड़ा ओहदा है। बोले 5,000 का मनसबदार है, यानी 5,000 घोड़ों का ये एक मालिक है, इसके अधीन आते हैं वो। ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा 1575 में शुरू की इसने। 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया, दीन ए इलाही धर्म चलाया। दीन ए इलाही बोला कि सारे धर्मों को खत्म करो, एक नया धर्म बनाना चाह रहा था। देख रहे हो चालाकी, इसको और कोई धर्म अच्छा ही नहीं लग रहा, कह रहा नया धर्म बना देते हैं अपना, मतलब इस्लाम को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, उस धर्म को भी नहीं मान रहा, हिंदू किसी धर्म को नहीं मान, कह रहा नया धर्म बनाते हैं दीन ए इलाही। खुद को प्रसिद्ध करना चाह रहा था। इसको कुल 19 लोगों ने अपनाया और इसके लोगों में से एकमात्र बीरबल राजा थे। 1582 में जो इबादत खाना था वो बंद कर दिया गया। 1579 में स्टीफन्स थॉमस मिशनरी भारत आया, यानी ये पहला अंग्रेज है भारत आने वाला। कभी आपसे पूछे पहला अंग्रेज कौन भारत आया, तो वो स्टीफन्स थॉमस है, बड़ा पूछा जाता है। स्टीफन्स थॉमस भारत यानी भारत आने वाला पहला अंग्रेज किस वर्ष आया था? तो क्या बोलोगे, मिशनरी क्या होता है? मिशनरी बोलते हैं बच्चे धर्म प्रचारक को, जो किसी धर्म का प्रचार करता है। तो ये लोग आए भारत में ईसाइयत का प्रचार करने। क्या बोलेंगे? ईसाइयत का प्रचार करने। ठीक है, बोलेंगे आगे, कोई दिक्कत? नोट करेंगे। सर मनसबदारी को हम रैंक कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना किसके अंदर में कितने घोड़ों का मालिक है। जैसे 5,000 वाला आपका कोई 3,000 मनसबदार है, 3,000 का, 3,000 घोड़ों का, एक 5,000, तो 5,000 वाले की रैंक ऊपर होगी। बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत? 1582 में इबादत खाना बंद कर दिया गया और 1579 में स्टीफन्स थॉमस पहला अंग्रेज है जो भारत आया। 1583 में रॉल्फ फिच भारत आया, ये भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज है। दूसरा अंग्रेज है, ये भी किसके टाइम पर आया? ये भी आपका, ये मत कहना है जी जहांगीर के समय, वो 1600 में आएंगे, वो तो बहुत बाद में आएंगे इनके। आपका कौन कौन से हैं? हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग तो हॉकिंस को समझे रखते हैं, तो हॉकिंस नहीं है, स्टीफन्स थॉमस पहला अंग्रेज है। ठीक है, 1583 में राम सीता की आकृति के इसने सिक्के चलाए लोगों में पब्लिसिटी लेने के लिए। मैंने बोला ना, जैसे मैंने तुमको बताया गोरी की चाल क्या थी, उसने माँ लक्ष्मी के सिक्के चलवाए। तो ये लोग जनता को पागल बनाना चाहते थे, मूर्ख बनाना चाहते थे, जनता उनके फेवर में आई। ठीक है, अकबर की अगर पॉजिटिविटी की बात करें जनता के लिए, उसकी जैसे उसने कुछ प्रथाएं दी, ये बड़ी कमाल प्रथाएं रहीं। जैसे हम दहसाला प्रथा हुई, दहसाला प्रथा के द्वारा ही भू राजस्व आदि चीज़ें हुई। ठीक है, और ये हमको एक्सेप्ट भी करना होगा। अगर हम देखें उसकी मनसबदारी प्रणाली, जिसने आगे से आपका इस व्यवस्था को जन्म दिया, रैंकिंग प्रणाली को, मंत्री प्रणाली को जन्म दिया आगे चल के। बिल्कुल सूर्यभान सिंह जी एकदम ठीक लिखा है, तो दिक्कत वो परेशानी आगे आएंगे। नेक्स्ट, अकबर के विजय अभियान। सर हम पढ़ते हैं दास प्रथा तो एलन ब्रो ने खत्म की, दास प्रथा एलन ब्रो ने पूरे भारतवर्ष से खत्म की। अकबर ने आदेश दिए, अकबर के समय खत्म नहीं हुई थी, अकबर ने सिर्फ आदेश दिए अपने साम्राज्य के लिए। ठीक है, आगे आगे आएंगे भैया। क्या सिर्फ अकेले महाराणा प्रताप? नहीं बच्चे, ऐसे भारत में अनेकों वीर हैं जिन्होंने दासता स्वीकार नहीं की, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। आगे आएंगे, अकबर के विजय अभियान। क्या बोलेंगे? अकबर के विजय अभियान, यहां से हम सीखना शुरू करेंगे। ये यहाँ पर पहला इसने मालवा में अभियान किया। मालवा का राजा था बाज बहादुर, उसकी पत्नी थी रूपमती। अकबर ने जब रूपमती के किस्से सुने तो इसने कहा कि किले की दीवारों को तोड़ना भी पड़े तो तोड़ देना, लेकिन रूपमती मुझे चाहिए। ठीक है, ये कौन सा युद्ध है? जब अकबर हरम का समय था अकबर का, जब अकबर स्त्रियों के पीछे पागल था। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार के लिए पहला युद्ध अकबर ने कब लड़ा? 1561 में लड़ा है। कब लड़ा है? 1561 में लड़ा है। ठीक है,
1561 में। आगे आएंगे 1562 में इसने आमेर यानी कि राजस्थान को मिलाया, और राजस्थान का राजा था बिहारी मल, जिसको हम भारमल के नाम से जानते हैं। राजा भारमल की ही बेटी है हरखा बाई, जिसका नाम जोधा बाई है। शादी अकबर से हुई, इसकी शादी अकबर से की, और अकबर ने इसको नाम दिया मरियम उजमानी। बिहारी मल का बच्चे, बिहारी मल को मनसब, अभी बताया ना, मनसबदार बनाया, 5,000 का मनसब बनाया। और इसी बिहारी मल का बेटा है भगवान दास, और भगवान दास का बेटा है मानसिंह, यानी कि इसी भारमल का पोता है मानसिंह। तो मानसिंह को 7,000 का मनसब बनाया। तो ये वो घराना है जो अकबर से मिल गया। इसके पीछे दो वजह है, जैसे बहुत सारे लोग इनको बुरी दृष्टि से भी देखते हैं कि भारमल जो है एक अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन हमारे स्थानीय राजाओं की भी इतनी कमियां रही कि इनके ऊपर एक दबाव बनाया गया। इनके स्थानीय लोग, इनके स्वयं के परिवार के लोग इनके राज्य को हड़पना चाहते थे, और लगभग ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि शायद भविष्य में षड्यंत्र करके इनकी हत्या की जाए। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने डिसीजन लिया कि जब अपने ही लोग खराब हैं तो क्या अपनों के लिए मरना और लड़ना। ऐसा डिसीजन इन्होंने यहाँ पर ले लिया, जिसको भारतीय इतिहास कहता है कि नहीं, लड़ना चाहिए था, झुकना नहीं चाहिए था, मर जाना चाहिए था, वह स्वीकार होता। तो राजा भारमल है, याद रखेंगे। तो मानसिंह कौन है, अभी बताया ना मैंने, कौन से युद्ध में सेनापति था, हल्दी घाटी में सेनापति। समझ गए मानसिंह कहाँ से, हल्दी घाटी में सेनापति। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त तुमसे कि बहुत ध्यान से, धैर्य से पढ़ा करो। अब बहुत सारे बच्चे इतनी देर से कह रहे थे जोधा भाई जो आ गई ना, तो क्यों जल्दी करनी है, क्रम सब कुछ आएगा, ठीक है। आगे 15, सॉरी पहले नोट कर लेंगे एक बार, कभी नोट ना किया हो। बिहारी मल की बेटी हरखा बाई से शादी की, और इसी जोधा बाई का बेटा है जो जहांगीर होगा, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, अगला शासक होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ बच्चे, परीक्षा की दृष्टि से देखो, ऐसा है जैसे अकेला अकबर है, हम चाहें अकबर को 6 महीने पढ़ सकते हैं, उतनी रिसर्च की चीज़ें मिल जाएंगी। मान के चलो हम आईने अकबरी का एक एक खंड तुमको पढ़ाने लग जाएं, रोज विस्तार से हम बात करेंगे। तो इतिहास को तो कितना भी बड़ा पढ़ लो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि स्टूडेंट चीज़ों को जान भी पाए, भारतीय, अपने इस भारतीय होने पर या भारत का नागरिक होने पर गर्व भी कर पाए, अपने लोग उसको पता होने चाहिए, किन किन लोगों ने बलिदान दिया उसको पता चल जाए, और परीक्षा में वह पास हो जाए, सिलेक्शन उसका हो जाए। हमारा वन डे एग्जाम का मोटिव ये होता है दोस्त। बाकी तो आप जानते हैं, इतिहास अपने आप में अगर बात करें, सभी सारे विषयों में सबसे बड़ा विषय अगर कोई है तो वो इतिहास है, ठीक है। इतना तो आप लोग भी जानते हैं। 1564 में इसने आसफ खां के नेतृत्व में क्या जीता, गोंडवाना क्षेत्र को जीता, जहां की रानी कौन सी थी, मध्य प्रदेश के नीचे की तरफ रानी दुर्गावती थी। इनके पति संग्राम शाह थे जो एक्सपायर हो गए थे, और पुत्र थे इनके वीर नारायण। तो नेतृत्व यहाँ पर किसने किया, रानी दुर्गावती लड़ी थी। 1568 में इसने मेवाड़ पर अभियान किया, राणा उदय सिंह थे। यानी देखो ये किससे पहले है, हल्दी घाटी से पहले है कि नहीं है, हाँ जी। यानी जो महाराणा थे, महाराणा का तो राज्याभिषेक हुआ था 1572 में, उनसे पहले तो उनके पिता राणा उदय सिंह ही थे गद्दी पर, ठीक है। 1569 में रणथंबोर जीता। मनसब क्या है सर, वही जो मैंने बोला, जो मैंने आपको बताया, मनसबदारी प्रणाली को ही हम बोलते हैं कि मनसब। और कितने सारे बच्चे लिख रहे हैं मनसब। अब देखो इनको मनसबदार से नहीं समझ में आया, मनसबदारी जो प्रथा है मित्र, उसी को बोल रहे हैं कि मनसबदारी प्रथा में क्या नियुक्त किए जाते थे, मनसब नियुक्त किए जाते थे कि 7,000 घोड़ों के अधीन जो सेना का नेतृत्व है वह यह करेंगे। 7,000 घोड़ों का मतलब क्या हो गया, 14,000 घोड़े। मैंने बोला एक घोड़ा अतिरिक्त रखना होता था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। 1570 में क्या, जैसलमेर और बीकानेर को जीता है। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। और कल का हमारा टारगेट रहेगा कि औरंगजेब तक खत्म करेंगे, और उसके बाद आधुनिक भारत को शुरू करेंगे, ठीक है। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।